अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन्स का आगाज़ होता जा रहा है, मेल मुलाकातों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और सबकी नज़रें इसी बात पर हैं कि कौन सी पार्टी किस बयानिए के साथ इलेक्शन में जाएगी, किस जमात के साथ इलेक्शन में जाएगी और किस जमात के ख़िलाफ़ इलेक्शन में जाएगी। IPP की जानिब से ज़ाहिर है जो कि एक नई सियासी जमात है, पहला जलसा किया गया जहानिया में, जहाँ उन्होंने अवाम को रिलीफ देने के बुलंदोबांग दावे भी किए। साथ ही उन्होंने पछतावे का इजहार भी किया कि PTI का साथ देने के चक्कर में गलत पॉलिसीज़ हमने फॉलो की और 10 साल ज़ाया कर दिए गए। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है PTI के वफ्द से और ये ख़बरें उड़ती उड़ती आ रही हैं कि शायद PDM की तर्ज पर एक नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, मगर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में शामिल होगी या नहीं, ये अहम सवाल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बड़े शिकवे शिकायत हैं ज़ाहिर है नून लीग के साथ भी। और फिर वो ये भी कह रहे हैं, खुर्शीद शाह ये तक कह चुके हैं कि PDM में शामिल होना भी हमारी गलती थी। तो ये सियासी हलीफ अचानक सियासी हरीफ क्यों बन गए, ये अहम सवाल है। साथ ही हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान महाजरीन मुक़ीम है पाकिस्तान में, उनको जो डेडलाइन दी गई थी 31 अक्टूबर की, वो ख़त्म होने में अब सिर्फ कल का रोज़ बाकी रह गया। इसके बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी हुकूमत की जानिब से और फिर इसका इम्पैक्ट हम अपनी मईशत पर, अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर क्या देखेंगे, ये सवाल भी रखेंगे। साथ ही कुछ बात होगी फ़लस्तीन सूरत हाल की। ज़ाहिर गज़ा में जो सूरत हाल है, बमबारी की जा रही है, घरों पर बम गिराए जा रहे हैं, मसाजिद पर बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये मामलात आखिर कहाँ जाकर रुकेंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वेलकम टू द शो। इरशाद साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज ये कह दिया कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जितने वसूख से वो ये कह रहे हैं बार बार, क्या पार्टियों को इतना एतमाद भी है? पार्टीज़ को तो एतमाद होना चाहिए उसूलन अखलाकन, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा है। लेकिन अदम एतमाद की या बेएतमादी की वजह यह है कि जो आइनी तकाज़ा था वो ये था कि जब आप हल्का बंदियों का ऐलान कर रहे थे, वो भी एक आइनी तकाज़ा था। तो उसमें क्या हर्ज था कि आप कह देते कि जी 28 को होंगे, 29 को होंगे, 30 होंगे, क्योंकि अभी तक इबहाम है, डेट नहीं दी जा रही उसकी वजह से। और पहले चूँकि इलेक्शन नहीं हुए जो पंजाब असम्बली के और KP के, तो इसलिए समझा जा रहा है कि शायद इसकी भी कोई ख़ास वजह हो सकती है, अदरवाइज़ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक वजह और भी है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की इस वक्त बड़ी पार्टी है, क्योंकि PTI को खुले लाइन लगाया जा चुका है, तो उसकी तरफ से खामोशी है। क्योंकि जो ऐलानात वो पहले राना सनाउल्लाह साहब या दूसरे लोग कर देते थे कि अच्छा जी फलाना तक हो जाएगा, अब वो भी खामोश है और मियाँ साहब ने अपने जलसे में कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल। इस वजह से पीपल्स पार्टी को, इवन JUI को, बाकी जमातों को थोड़ा सा है कि कहीं ये ना हो कि हमारे साथ कोई हाथ तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये शक अब यकीन में बदलने लगा। यानी इन पार्टियों की सतह तक, आम आदमी की, या मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि जी ये सारा कुछ जो खेल सजाया जा रहा है या मैदान सजाया जा रहा है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए सजाया जा रहा है। तो फिर वो ये जब ये सोच लेते हैं या ये तासुर उनके यहाँ पुख्ता होता है, तो वो साथ ही साथ सोचना शुरू करते हैं, फिर इसका मतलब इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी की तारीख पर होंगे। तो ये है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं और चूँकि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बड़े माने सियासतदान हैं, तजर्बाकार सियासतदान हैं, सेनेट के चेयरमैन रहे हैं। तो हम बुखारी साहब से पूछ लेते हैं कि बुखारी साहब, जब चेयरमैन जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं या मुलाकातें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं, तो अब भी क्या शक है आपको कि जनवरी 28 को या फरवरी 3 को या 5 को इलेक्शन नहीं होंगे और मज़ीद ताख़ीर हो सकती है? शुक्रिया इरशाद साहब। आपके इंट्रो में आपके कुलीग ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। तो पहली बात तो यह है कि वक्त तो 90 डेज था, उसमें तो हुए नहीं जी। जो इलेक्शन होने चाहिए थे, जो आइन का तकाजा था, वो तो हुआ नहीं जी। जवाब डिलिमिटेशन का था, ठीक। और ऑन ग्राउंड भी डिलिमिटेशन की बात नहीं थी। एक बुनियादी बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ
आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं जी कि जी नंबर ऑफ सीट्स ना इंक्रीज होनी थी ना डिक्रीज होनी थी, जी ना नेशनल असेंबली की ना प्रोविंशियल असेंबली की। अगर वो इंक्रीज करते या डिक्रीज करते तो उसके लिए एक आईनी अमेंडमेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। जी तो अगर 4 अगस्त को बैठ के ये कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो ऑफिशियली अनाउंस करती है सेंसस, जी तो 9 को तो ये असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगी। जी तो प्राइमरीली ये बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्टर्ब नहीं होंगी तो ऑलमोस्ट विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाएंगे। पहली बात मैं एक और अर्ज कर दूं इरशाद साहब, जी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जी देखें ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 224 में 90 डेज की, उसकी स्पिरिट जो है और उसकी रीजनिंग जो है जी वो ये है कि जब रेजोल्यूशन होगी तो 90 डेज में इलेक्शन होंगे, जब टर्म पूरी होगी तो 60 डेज में होंगे। जी ऑलमोस्ट टर्म तो पूरी थी, जी 13 अगस्त को तो टर्म पूरी हो रही थी। जी और ये प्रोविजन इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है कि कहीं दरमियान में मिड टर्म या कहीं भी जी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है रेजोल्यूशन की, जी तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी और इलेक्शन कमीशन को भी टाइम मिल सके इलेक्शन की प्रिपरेशन का। जी एक्स्ट्रा 30 60 डेज डेज इसलिए रखे गए थे, जी 60 डेज इसलिए रखे गए हैं जी आइन में कि इलेक्शन कमीशन को भी पता है टर्म पूरी हो रही है, जी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है टर्म पूरी हो रही है, लेकिन खाली एक एक्सेप्शन उसमें और बेनिफिट लेना 4 दिन पहले डिसॉल्व करना, एक पहली बात तो ये है। जी बहरहाल अगर 90 डेज में भी इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, जी चीफ साहब ने आप कहा तो हम बिलीव करते हैं जी कि उनके एक कमिटमेंट कौम के साथ है, जी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेट ऑर्गन को जिनकी जिम्मेदारी है आईनी तौर पे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान में जो पार्लिमानी जमहूरियत को तकवीत पहुंचानी है, उसको इस्तेकाम देना है, जी तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बुखारी साहब, ये खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मैं तो पीडीएम के साथ मिलकर जो हमने 15 माह 16 माह हुकूमत की उस पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। वो इकबाल ने कहा था ना कि कब खुला तुझ पर ये राज, इकरार से इनकार से पहले के बाद। ये एहसास खुर्शीद शाह साहब को अकेले को है या पीपल्स पार्टी को है कि वो पीडीएम की हुकूमत का क़याम, उसमें पीपल्स पार्टी की शमूलियत एक गलती थी, और अब इस गलती का कफारा किस तरह अदा किया जा सकता है? शुक्रिया शाह साहब हमारे सीनियर साथी हैं जी। पार्लियामेंट में काफ़ी अरसे से, कई मरतबा 1990 से लेके आज तक वो लगातार कौमी असम्बली के मेंबर बनते चले आ रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं, इस पिछली गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी थे जी। उनकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन होगी जी। और ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जो है वो उनकी ज़ात की हद तक है। अच्छा, लेकिन ये इशू जब हम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे, गवर्नमेंट में शामिल होने से पहले हमने फैसला किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का जी। और नो कॉन्फिडेंस में कामयाबी हासिल करने का। जी। तो वो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, हमने कलेक्टिवली फैसला किया था और सीईसी ने फैसला किया था। सही। फिर गवर्नमेंट में बैठने का भी फैसला भी सीईसी में डिस्कस हुआ था। सही। इवन सो मच सो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनने का भी फैसला सीईसी का था। तो हम ये समझते हैं कि जो इक़दामात उस गवर्नमेंट ने 16 माह में उठाए, जो अचीवमेंट्स थी वो भी उन्हीं के साथ आती हैं, उसी गवर्नमेंट में उसके कोलिशन पार्टनर्स के, और जो नाकामियाँ थी वो भी उनके साथ है। पॉलिटिकली हमें ये बिल्कुल सेटबैक हुआ कि प्राइस हाइक की वजह से जी। और वो एक सेटबैक उन पॉलिटिकल फोर्सेस को हुआ जो गवर्नमेंट में बैठी थी। लेकिन खुर्शीद शाह साहब को ये जो गिला शिकवा बन रहा है, ये 9 अगस्त के बाद जो कंडक्ट है मुस्लिम लीग नून का या केयरटेकर्स गवर्नमेंट का या ईसीपी का, या जिस अंदाज से उनको रिलीफ मिल रही है,
उस पर उनका मौक़िफ़ ज़रूर आ रहा है कि शायद हमने गलती की हो, लेकिन ये CEC ने ऐसा कोई डिस्कशन हुई ही नहीं, न CEC का फैसला, ये शाह साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है। बुखारी साहब कैसा कंडक्ट है, हुकूमत है वो आपके इत्तेफाक राय से हुई, आप लोग उसमें शरीक थे फैसले में, उसके बाद आप मुस्लिम लीग नून तो हुकूमत में नहीं है, लेकिन अगर उनको रिलीफ अदालतें दे रही हैं, जो ज़्यादती हुई, मुस्लिम लीग के लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब से अदालती सतह पर, कानूनी सतह पर, सियासी सतह पर जो ज़्यादती हुई उसका अगर इजाला हो रहा है, उनको इंसाफ मिल रहा है, तो इस पर सीख पा होने की या परेशान होने की क्या ज़रूरत है? शुक्रिया। इंसाफ मिलना दुरुस्त बात जी, फेवर मिलना और बात जी, हम बात फेवर की कर रहे हैं। अच्छा, उनको इंसाफ मिलना चाहिए जी, और बिल्कुल 2017 में उनका फैसला जो था वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, ठीक, ये हम भी समझते हैं, लेकिन जिस अंदाज से आज वो रिलीफ मिल रही हैं जी, कि धारदार एक्विटल्स आ रही हैं, जी, बरी फलां मुकदमा भी बरी, फलां भी बरी, नैब कहती है हमें उनकी ज़रूरत नहीं, यही नैब उनके पीछे पड़ी होती थी, जी, और यही नैब अब अदालत में खड़े होकर कहती है हमें तो मकतूब भी नहीं है, सही, जमानत देने पे हमें एतराज़ ही कोई नहीं है, कल अपील में भी यही कहेंगे, जी, तो फिर रूल ऑफ लॉ की बात तो ना हुई। अच्छा, हम समझते हैं कि मियाँ साहब को रिलीफ मिले, जी, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अच्छा, फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। जी, जो फेवरिज्म रहा इमरान खान को, वो भी कौम के सामने है, जी, और आज मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा या खुर्शीद शाह क्वेश्चन नहीं कर रहा, अच्छा, एक कॉमन आदमी से पूछ लें ठीक, कि जिस अंदाज से इनको रिलीफ मिल रही है, जी, एक आम आदमी को रिलीफ उसी अंदाज से मिलती है, ठीक, उसी तरह फैसिलिटीज मिलती है जैसे इमरान खान को मिलती रही हैं और जैसे अब मियाँ साहब को मिली हैं। सही, एयरपोर्ट पे बैठ के बायोमेट्रिक हो रहा है। आप जरा कभी मौका मिले आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कोई पिटीशन दायर करने का, अच्छा, तो फिर आपके लिए तो एयरपोर्ट पे तो नहीं बायोमेट्रिक वाला आएगा, क्या आएगा? अच्छा, सवाल मेरा ये है कि अचानक अब पीपल्स पार्टी को पीटीआई की हमदर्दी भी पीटीआई से हमदर्दी होने लगी है, लेवल प्लेइंग फील्ड का जब वो गिला करते हैं तो वो साथ ही कहते हैं कि पीटीआई को भी मिलनी चाहिए, तो ये क्या चक्कर है? कल तक तो वो मुजरिम आज़म थे और 9 मई से पहले के, उनके 9 मई तो बाद की बात है, पहले से इस कदर जराइम बयान किए जाते थे, अभी भी आप कह रहे हैं उनको फेवर मिल रही थी, तो अब ये हमदर्दी जागने की वजह क्या है? हमें कोई हमदर्दी नहीं उनसे जी, वो अपने स्टांस पे इलेक्शन में जाएंगे, ठीक, और जिन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया उनको सजा मिलनी चाहिए। सही, अगर पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी किसी ने की है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके साथ अमल होना चाहिए। ठीक, रहा पीटीआई को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, जी, हर वो जमात जो इसी के पास रजिस्टर्ड है, एनलिस्टेड है, जी, क्या उसका आखिरी बंदा को इलेक्शन में शरीक हो? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सबके लिए हो। हमारा मौक़िफ़ तो ये है, मेरा मौक़िफ़ ये तो नहीं कि इमरान खान को उठा के बाहर कर दो। जी, लेकिन ये सब आपको ये क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस वक्त? वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं या साइंस है जो आप देख रहे हैं? वो सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कह रहा, ये सब जमातों के लिए कह रहा हूं। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, बाप पार्टी बैठी हुई है, बाप पार्टी को शमूलियत नून में की जा रही है। कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लोकल थे यहाँ से इस्लामाबाद से, वो कल रिजाइन करके गया है, वो उनको वर्ल्ड बैंक में जॉब मिल गई है, जॉब उनको सजेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन की थी। ये वो पीएसपीएम थे जो पीएससीएम रहे शहबाज शरीफ के साथ, फिर उनको शहबाज शरीफ साहब घर चले गए, उनको तो नहीं हटाया गया, फिर वो ब्यूरोक्रेसी सिंध में तब्दील कर दी गई या नहीं तब्दील की गई। अच्छा, उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जारी हैं सिंध में, इवन फ्लड अफेक्टेड के जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी रोक दिए गए। सही, अच्छा, इस्लामाबाद में वही ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है जो शहबाज शरीफ साहब लेके आए थे। तो ये फेवरेटिज्म नजर आता है ना जी, इसलिए हम समझते हैं कि ईसीपी को और केयर टेकर्स को
बाय कंडक्ट प्रूव करना है कि वो नॉन पार्टिजन है। सही। अच्छा बुखार साहब ये फरमाएं, पार्टीज के लिए नॉन पार्टिजन होना जी, पड़ेगा। बुखार साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लेम था पंजाब पर, और तवक्को ये थी कि जब ये हुकूमत से अलग होगी तो सबसे ज़्यादा फोकस पंजाब को किया जाएगा। अब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तक ने खानेवाल में जलसा कर लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक पंजाब से दूर है, या पंजाब में कोई एक्टिविटी उस तरह की अवामी राब्ते की कोई मुहिम शुरू नहीं कर सकी। इसकी वजह क्या है? देखिए अभी हम तो इसीलिए हम कहते थे शेड्यूल अनाउंस करें जी, और शेड्यूल के बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इलेक्शनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी, और वो आईपीपी में जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं वो केयरटेकर और ईसीबी को देखना चाहिए कि जो किस तरह ये हम चाहते हैं, ये जो अमल 2018 में था उसको दोहराना नहीं चाहिए, उससे मुल्क का कोई फायदा नहीं हुआ। जी, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, लेकिन मुल्क पॉलिटिकली नॉन स्टेबल हुआ, इकोनॉमिकली नॉन स्टेबल हुआ। हम समझते हैं कि जो स्टेट ऑर्गन्स है ना वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और ताकि लोगों का एतमाद इसी पे भी रहे और केयर टेकर्स पे भी रहे। सही। अगर ये वो फेवरेटिज्म किसी को करेंगे तो नताइज फिर वो कौम के सामने होंगे, और कौम क्या रद्द अमल देखती है फिर उस वक्त आप देख लेंगे। साहब अगर पीपल्स पार्टी को ये लगा कि नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, या इलेक्शन कमीशन उस तरह से एक अनबायस्ड किरदार अदा नहीं कर रहा, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी? जैसे कि इत्तेहाद की भी कोई खबरें सामने आई हैं, फजलुर रहमान साहब पीटीआई के दरमियान भी रब्ता हुआ है, आप किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं पीपल्स पार्टी फ्यूचर में? देखिए मैं तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है, और पीपल्स पार्टी हमेशा अपने मौका पे ये इलेक्शन कंटेस्ट करती रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद 1977 में भी बने, फिर 1998 में भी बने, 90 में भी आप देख लें। लेकिन बात है कि अगर किसी ने प्रपोज किया तो फिर हमारी सीसी फैसला करेगी इत्तेहाद हमने करना है कि नहीं करना है। पीपल्स पार्टी का एक वाज़ा स्टांस है इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए और पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए, और वो जो बुनियाद हमें कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद दे के गए हैं, हमारी पॉलिसीज़ भी बेसिक वही जो प्रिंसिपल्स है उसी पे हम लेके आगे चलना चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जो मिले, आज की स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने डिनाई किया हमने कोई पीटीआई के हमने कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं की, लेकिन एक आध मेंबर ने कहा बैरिस्टर सैफ ने कि नहीं हमने पॉलिटिकल डिसीजन की, फिर एतराज़ किया कि उन्होंने वो फिल्म क्यों जारी कर दी। तो आई डोंट नो इनकी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई गुफ्तगू शनीद हुई, कोई इत्तेहाद की बात हुई, लेकिन अपरेंटली मैं नहीं समझता हूँ कि जिस किस्म का कंडक्ट एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने माजी में रहा, जिस किस्म के इल्जामात रहे और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते रहे एक दूसरे के खिलाफ, तो शायद आसान नहीं होगा, उनका इत्तेहाद नहीं होता है। अच्छा बुखार साहब, इससे हट के आते हैं फ़लस्तीन की तरफ। फ़लस्तीन का इशू जो है पाकिस्तानियों के लिए हमेशा जज्बाती भी रहा है, और जो जुल्म इस वक्त हो रहा है वो तो पूरी दुनिया उस पर सरापा एहतजाज है। लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों पार्टीज़ जो हैं बड़ी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। कोई बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, कोई गज़ा के जो मज़लूम लोग हैं उनके लिए कोई इमदादी फ़ंड, उनके रिलीफ़ के लिए कोई कैंपेन, कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? नहीं बिल्कुल, जो देखें जी, जो मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैलेस्टाइन इशू पे रहा, और जो सर्विसेज, जो कंडक्ट, जो किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद करा, सारी कौम के सामने है। 73 की वॉर जो इसराइल और अरब में दरमियान हुई, उस पर बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करने की बुनियाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक़्त की गवर्नमेंट, कायदे अवाम की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। आपको मिलिटरीली सपोर्ट किया गया उनको, और फिर उसके अलावा जो पेट्रोल को, ऑयल को एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल इस्तेमाल किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ। वो क्वीन के महल में भी फिर मोमबत्तियाँ जल गई थी जी, तो पेट्रोल को एज एन आर यूज़ किया गया। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीड थी। आज भी हम समझते हैं जो मौका
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, आसिफ जरदारी साहब का है। मैं खुद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप कहें या उसकी शुबे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहें पैलेस्टाइन में जमात इस्लामी की, मैं खुद रिप्रेजेंटेशन करके आया हूँ। हमारा मुतालबा इस गवर्नमेंट से कि अपना वो किरदार अदा करें जो हमारे माजी के रहनुमा करते रहे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक। नहीं, मैंने बुखारी साहब मैंने मौक़िफ़ पर कोई एतराज़ नहीं किया। बयानात तो जारी हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आप जो अमली सूरत होती है कि चलो जी कोई फंड कायम कर दिया जाए, चलो जी कोई कलेक्शन शुरू हो जाए वहाँ इमदाद पहुँचाने के लिए, निकालने में है कि ये उधर जाकर जहाद कर रहे हैं। ना इमदाद तो आप इमदाद तो बुखारी साहब मैं कह रहा हूँ आप उन मजलूमों के लिए कोई इमदाद तो भिजवा सकते हैं, कलेक्शन तो कर सकते हैं लोगों से, कोई नहीं वो इमदाद भिजवा सकते हैं। उसके लिए हमारी जमात ने बिल्कुल कहा हुआ है, लेकिन खुदारा फटे पुराने कपड़े मत भेजे जी। नहीं लेकिन कलेक्शन उनको मेडिसिन की जरूरत है। हाँ तो कोई उनको खुराक की जरूरत है। नहीं कोई हुआ है। जो नारे मारते थे जहाद वाले, इनमें से कितने लोग जहाद करने गए हैं उधर? मैं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने, जो बड़ी पार्टियां हैं, कोई किया है कुछ कलेक्शन की है, अद्वियात की, कोई खुराक की? बिल्कुल, हम इस प्रोसेस में हमने अपनी तंजीमों को कहा हुआ है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के पास सच हम फंड कलेक्शन कर सकते हैं ना, तो फंड कलेक्शन करके भेज देंगे हम। और उसके लिए हमने अपनी तंजीमों को कहा हुआ है। अच्छा। लेकिन वो जो बातें जो बड़ी दाई थी जहाद की, जाए ना फिर जहाद पे उधर। सही। इधर तोड़ फोड़ करते हैं, सड़कें बंद करते हैं। कल भी इस्लामाबाद में इधर लोगों को ट्रैफिक बंद रही कई घंटे जी। तो एहतजाज का ये मकसद तो नहीं कि अपनी तकलीफ आवाम को तकलीफ दे। आपका ख्याल है कल जमात इस्लामी ने कल गलती की, वो जुलूस निकाल के, रैली निकाल के? देखिए, जमात इस्लामी एहतजाज जरूर करे जी, लेकिन अपनी 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 शहरियों का भी तो ख्याल रखे। सही। फिर इंतजामिया को ख्याल रखना चाहिए था जी। कल टायर नहीं जलाए गए इधर इस्लामाबाद की सड़कों पे। सही सही। ये सपोर्ट है फलस्तीनियों के लिए हमारी। पुरअमन जल्द से जुलूस भी निकालने चाहिए, लेकिन अपने तय अपनी जमात के तवस्सुत से ज़रूर कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया नईर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, डिस्कशन जा रही है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद। इरशाद साहब, पाकिस्तान की जानिब से एक डेडलाइन दी गई थी अफगान रेफ्यूजीज़ को गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है, वो अब कल ख़त्म होने जा रही है। आपको लगता है प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा, इनखिला हो जाएगा, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं इस दौरान? देखें, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग रज़ाकाराना तौर पर गए, किसी किस्म की बदमज़गी नहीं हुई। और आगे भी तवक्को करनी चाहिए कि बाकी जो लोग रह गए हैं उनकी तादाद 7 लाख है, 6 लाख है, वो भी आराम से चली जाए। इसलिए कि बरस कई अशरे तक हमने इनकी मेहमान नवाजी की, इनको यहाँ रोज़गार के मौके फ़राहम किए, इनको अपना पेट काट कर पाकिस्तानी अवाम ने अफ़गानों की मेहमान नवाजी की है। हमारे माशी हालात इस अरसे में कोई इतने अच्छे नहीं रहे, तो इसकी कदर उन भाइयों को और दोस्तों को भी होनी चाहिए। अब जब रज़ाकाराना वापसी का सिलसिला जो है, वो जो मुद्दत थी ख़त्म हो चुकी है, तो अब ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ रियासत को सख्ती करनी पड़ेगी। एक तरफ तो हमारे जो रियासती इदारे हैं, पुलिस है, इंतज़ामिया है, उनको भी इसकी हसासियत का, नज़ाकत का एहसास होना चाहिए। हमारे यहाँ होता यह है कि ऊपर की सतह पर बड़ी नेक नियती से बड़े अच्छे फ़ैसले होते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन इस इंतज़ामिया और पुलिस के थ्रू होती है तो ये बदमज़गी पैदा किए बगैर रहते नहीं हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़। तो इसलिए हुकूमत को और इदारों को इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि ये अपनी रिवायती हरबे जो होते हैं हालात को ख़राब करने के, वो यहाँ इस मरहले इस मामले में कम अज़ कम उससे मोहतात रहें। दूसरा ये है कि जो लोग जा रहे हैं या ज़बरदस्ती भेजे जाएंगे,
वो भी उनको मुखाले बना के ना भेजा जाए, उनकी अपनी मजबूरियों का एहसास दिला के, और ये कि अगर आप कानूनी तरीके से वापस आना चाहते हैं तो वो एक प्रोसेस मौजूद है, हमारे दरवाजे खुले हैं। हमें ज़ाहिर बात है कि यहाँ चौकीदारों की ज़रूरत भी है, यहाँ बावर्चियों की ज़रूरत भी है, हमें यहाँ तिजारत की और जो दूसरे तरीके हैं, मेहनत कश लोग हैं, ज़रूरत है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से आप ना आएँ, कानूनी तरीके से आप आना चाहते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और वो जब जाएं तो ये सोच कर जाएं कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी रियासत अपनी मजबूरियों के तहत हमें वापस भेज रही है, दुश्मनी नहीं कर रही, कोई खुदा न खास्ता कोई मुखासमत या दुश्मनी का मरहला। ये ज़रूरी है। अच्छा। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस पे जो अफगान गवर्नमेंट है वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए, उनको भी यही एहसास दिलाने की ज़रूरत है और उन्हें कहने की ज़रूरत है कि जी ठीक है, अब आपकी एक आज़ाद रियासत है, आप समझते हैं कि आपकी मईशत भी बेहतर हो रही है, आपको अपनी तामीर नौ के लिए अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, आप इनकी खिदमात से फ़ायदा उठाएँ। पाकिस्तान में अगर ये मुफीद हैं, ये बेहतर कारकुन हैं, तो ये अफ़गानिस्तान में भी बेहतर कारकुन हो सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी नज़ाकत और हसासियत को मलहूज़ रख कर ये हमारा अमल होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की बेहतियाती जो निचली सतह पर आम तौर पर होती है ये मुनासिब नहीं होगी। ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारी मईशत को संभाला मिलेगा इनके यहाँ जाने से, दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी, क्राइम रेट में कमी आएगी। आपको लगता है आफ्टर मैथ अच्छा होगा इस फैसले का मुल्क के? बिल्कुल होगा। देखें, जाहिर बात है कि इतने लोग अगर जाएंगे तो वो जो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो लोकल लोगों को मौका तो मिलेगा, और इनमें से जो लोग क्राइम में मुलव्वस हैं जाहिर बात है उससे भी निजात हासिल होगी हमें, वो तो है, फ़ायदे तो हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। देखें, कोई भी, हम तो खैर एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत डामाडोल रहती है। देखें ना, जब ये ब्रेक्जिट हुआ है तो बरतानिया ने भी तो लोगों को कहा कि ये आप जाएं अपने अपने, और गए लोग। बरतानिया जैसी मईशत जो है उस पर भी बोझ बन गए थे जो मशरकी यूरोप के ख़ास तौर पर लोग थे, तो उन्होंने भेजा। बल्कि उन्होंने तो ये फैसला कर लिया था कि अब जो आएंगे उनको हम रवांडा भेजेंगे। वो खैर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना वो तो रवांडा भेजने के लिए तैयार थे, बाकियों को पकड़ पकड़ के भेजता। तो ये तो हर जगह पे होता है। यूरोप में अब जो शामी पनाह गुज़ीन हैं, इराकी हैं, ख़ुद अफ़गान कुछ लोग गए हैं, तो वो उनको एहसास हो रहा है इस बात का। वो होता है, ऐसी बात। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुना, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।